Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing very good. I am Umra Hamid from Desert Rose Psychics and I am here today with another interesting topic of organic chemistry. And yes, we are doing the basic concepts. So today is another very basic concepts of organic chemistry and we will discuss it in very detail. That concept is all about hydrogen bonding, which is the very important concept of uh, organic chemistry. So students, we will do hydrogen bonding in very detail, that we will discuss its definition, its some required conditions, its types in detail, plus some physical and some physical properties. How does hydrogen bonding affect the physical properties of some organic compounds, right? So let's start the topic. That is hydrogen bonding, starting with its basic definition. That actually what is hydrogen bonding? The basic definition is the electrostatic attraction between hydrogen atom, which is covalently bonded to small highly electronegative atom, and lone pair of electron on highly electronegative atom is in another molecule, is known as hydrogen bonding. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो कंडीशंस हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड टू एन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो उस केस में होगी जब हाइड्रोजन जो हैं वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इक्विवेलेंट बॉन्ड में होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसके आसपास इर्द गिर्द ऐसे एटम्स मौजूद होने चाहिए जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो मौजूद होने चाहिए। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे अपने लोन पेयर की मदद से और एक बहुत वीक किस्म की एक बॉन्डिंग बना देंगे, और वो बॉन्डिंग इतनी वीक होगी कि उस बॉन्डिंग का कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पूरे फिनोमेना को आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट की जाती है, ऑलवेज शोन होता है विद सम डॉटेड और सम डैश लाइंस। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो अभी हमने कहा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर कोई असर नहीं रखता, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू द कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जो बिकॉज ऑफ प्रेशर बनती हैं। आप लोग ऑलरेडी नोन हैं होंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस, अगर नहीं पता तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूँगी आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस पर। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं उनसे एज़ कंपेरेबल ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, बट इट इज़ वेरी लेस स्ट्रेंथन एंड वेरी वीकर एज़ कम्पेयर टू द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा जी, अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हमें दो तरह की कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी कि हाइड्रोजन एटम हमेशा जो है इन कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा तभी वो एबल होगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, किसी दूसरे पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होने में। ठीक हो गया। और इसके लिए हमने एक छोटी सी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है हाइड्रोजन क्लोराइड की। इसी एग्जांपल से जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड की जो एग्जांपल है उसमें ये लिखा हुआ है कि चूँकि क्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो क्या करेगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। और उस केस के अंदर हमने पढ़ा था कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाती है और इट गेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस तरह जो हाइड्रोजन है इट विल गेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यही दो कंडीशंस हैं, यानी हाइड्रोजन एटम को कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए और दूसरी बात कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए कि हाइड्रोजन गेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट विल गेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर, यानी इसका मतलब है कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और द अदर वन इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर, जिसका मतलब ये है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसकी डेफिनेशन जो है वो यही है कि इट इज़ बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती है और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हो सकती है। शर्त यह है कि मॉलिक्यूल्स दो होने चाहिए और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद इस तरह की जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं, उनके दरमियान में क्या हो जाएगा कि एसोसिएशन बनना शुरू हो जाएगी, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे और एक चेन बनाना शुरू कर देंगे। इस केस में हम कहते हैं कि सच मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नोन एज एसोसिएशन। As a result of large number of molecules are associated together, so that this type of hydrogen bonding is known as association। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो एग्जांपल है, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, प्लस फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड ही लिया हुआ है। फ्लोराइड जो है वो दोनों साइड से, एक साइड पे तो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बट नेक्स्ट हाइड्रोजन जो उससे नेक्स्ट हाइड्रोजन होगा या नियर बाय हाइड्रोजन होगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और एक वीक सा बॉन्ड बनाएगा विच विल बी शोन विद द डॉटेड लाइन, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर ऐसा हो जाए बाज़ केसेस में कि इफ़ द ऑक्सीजन एटम इज़ टू स्ट्रांगली एसिडिक, तो उस केसेस में आपके पास रिसेप्टर एटम जो है वो स्ट्रांगली बेसिक हो जाए, उस तरह के केसेस में सिंपल जो है वो प्रोटॉन शिफ्टिंग का रिएक्शन होगा और एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा। बजाय इसके कि एक वीक बॉन्ड बने, डायरेक्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। इस केस में जो है वो सिंपल एक एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है वो हो जाएगा और प्रोटॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा। अब जो इसकी सेकंड टाइप हमने पढ़नी है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वन सिंगल मॉलिक्यूल, और उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ वीक बॉन्डिंग बनाना शुरू, हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल होंगे, जब इस तरह की फॉर्मेशन होगी तो रिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि कीलेशन हुई है, यानी रिंग्स की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने एग्जाम्पल ली हुई है, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एग्जांपल ले लें या सैलिसल्डिहाइड की एग्जांपल ले लें आप लोग। अच्छा, किलेशन जो है वो क्या होगा कि किलेशन में एक हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड बिटवीन, इज हेल्ड बिटवीन द टू अदर एटम्स। एक हाइड्रोजन एटम को दो डिफरेंट एटम्स ने घेरा हुआ होगा दोनों साइड्स में से। अब कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम वो ख़ुद को रिंग का हिस्सा ही समझेगा, और वो क्या होगा कि बाकी रिंग में तो चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी मूवमेंट है या डबल बॉन्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हाइड्रोजन एटम क्या है कि वो प्लेनर रिंग, एक हिसाब से प्लेनर रिंग जो है वो खुद को तस्वर करेगा। नाउ वी विल स्टडी दैट what will happen, what are the effects of hydrogen bonding on the physical properties of organic compounds। अब कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज से पता चल जाएंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई भी होगी तो हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, दो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे फिजिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या असरात हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो है वो पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि ऑब्वियसली दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, या तो वो इंटरमॉलिक्यूलर होगा या वो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। इस केस में आपके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक हो गया। दैट बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहले ही रिंग स्ट्रक्चर बन गया और ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया कि रिंग की फॉर्म में आके कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये है कि इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे ना, एक ही मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें एक बॉन्ड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर में देयर आर टू मॉलिक्यूल्स विच आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा चाहिए। दो बॉन्ड्स तोड़ने हैं या ज़्यादा बॉन्ड्स तोड़ने हैं तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड है। इस तरह के केसेस में आपके पास ऑब्वियसली इंट्रामॉलिक्यूलर में बॉइलिंग पॉइंट कम, और इंटरमॉलिक्यूल में जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम अगली प्रॉपर्टी जो पढ़ने लगे हैं दैट इज़ सॉल्युबिलिटी।
और क्या है कि सॉल्युबिलिटी में आपके पास ज़ाहिर है कि जब आपने किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर किया होता है तो यू हैव टू थिंग्स, आइदर वन इज़ सोल्यूट एंड द अदर वन इज़ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। और जब तक जितना अच्छा सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उतने उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे भी ऐसे ही केसेस हैं जिसको हमने पढ़ना है। इंटरमॉलिक्यूलर में आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों पार्टिकल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अच्छी खासी डिज़ोल्वेशन होगी और अच्छे खासे एक दूसरे के साथ सॉल्युबल होना शुरू हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर अब हम इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करें तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ख़ुद ही मॉलिक्यूल्स जो सारे होंगे वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बना लेंगे और उनको सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन जो है उसका कम से कम चांस मिलेगा। अब जितनी ज़्यादा कम से कम इंट्रैक्शन होगी विद द सॉल्वेंट पार्टिकल्स उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वाई इंट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव very less solubility as compared to the intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स या सोल्यूट्स। अब एक यहाँ पे एक शॉर्ट सा क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज़ लेस स्टेबल दैन पैरानाइट्रोफिनोल। और इसकी वजह यही है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बन गई हैं, तो और पैरानाइट्रोफिनोल के अंदर ऐसा कोई भी चांस नहीं है क्योंकि पैरा है तो हाइड्रोजन बहुत दूर है, तो इसलिए ऐसा सीन नहीं बन सकता, इसलिए वो ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो ये वाला टॉपिक बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप जो है वो कमेंट करें एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप तक जो है वो हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आसानी के साथ पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।